फाइनली बीजेपी ने रिन्यू करने के बाद अपनी लिस्ट कर दी जारी। केवल एक ही नाम बदला। लिस्ट में ना कोई ओबीसी ना ही कोई जाट। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 8। मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ है मेरे सहयोगी पवन शर्मा। अब बीजेपी को समझ नहीं आया कि आखिर कौन कौन सी सीट के लिए विरोध हुआ है और बीजेपी ने उस सीट पे नाम को बदला जहां कोई विरोध ही नहीं था। अब शायद विरोध अंदर खाते हो, तो इसलिए जो कल सूची जारी हुई, फिर सूची विड्रा हुई, फिर दफ्तर में काफ़ी सारी नारेबाजी हुई, फिर सुझाया बुझाया गया अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को। कई फ़ोन कॉल्स चले जम्मू से दिल्ली तक, दोबारा बैठकें हुई, चिंतन मंथन हुआ और आखिर आज जब लिस्ट निकाली गई तो केवल एक नाम बदला गया और ये नाम भी बदला गया, नई बनाई गई श्री माता वैष्णो देवी कटरा सीट पर, जहां से बलदेव राज शर्मा को लाया गया और रोहित दुबे को बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब बलदेव राज शर्मा के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं बता दें, ये 2008 जब अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन हुई थी तो उसके बाद जो 11 सीटें बीजेपी ने जीती थी उसमें तब रियासी की सीट भी एक थी और तब रियासी कटरा की सीट से बलदेव राज शर्मा जो एक होटेलियर हैं, एक बड़े व्यवसायी हैं कटरा के, वो जीत के आए थे। और बलदेव राज शर्मा पर बाद में आरोप भी लगे थे क्रॉस वोटिंग के और 7 एमएलए जिन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था उसमें वो भी एक थे। फिर पार्टी से कुछ देर तक दूर रहे। 2014 में तो टिकट नहीं मिली और टिकट मिल गई अजय नंदा को जो बाद में मंत्री भी बने। मगर बलदेव राज शर्मा लगातार कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी के साथ वापसी हो उनकी, और आखिर वापसी हुई और हुई भी बड़े अलग अंदाज में कि सूची आई, सूची कैंसिल हुई और उसके बाद सब कुछ करने के बाद बदलाव हुआ तो उन्हीं के नाम का हुआ। तो बलदेव राज शर्मा जी के घर पे तो डोल नगाड़े बजने बनते ही थे। शाम से कटरा में डोल नगाड़े और खुशियों का दौर है। मगर बड़ी बात यह है कि आखिर बीजेपी ने सूची विड्रा की तो केवल एक नाम के लिए की या फिर बीजेपी चिंतन मंथन कर रही थी और उन्हें डर था कि अगर कुछ और नाम बदले तो कहीं पार्टी के अंदर ही बगावत या विद्रोह ना हो जाए। मगर बीजेपी का नाम नहीं बदलना और केवल एक ही नाम बदलना, ये कितना सेफ रहेगा पवन जी, क्या लगता है? देखिए, ये जो भाजपा की लिस्ट आज फिर से जो हुई है इसमें सिर्फ एक नाम चेंज किया गया, रोहित दुबे की जगह पे बलदेव राज शर्मा। इसमें कोई शक नहीं है कि बलदेव राज पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। रोहित अभी नया चेहरा था और वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था कटरा में, लेकिन नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए था। पहले नाम था, उसके बाद कट गया। चलो, पार्टी हाईकमान का फैसला हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बलदेव राज शर्मा के वहाँ पर जो वर्कर हैं उनका भी दबाव पड़ा है जो नाम चेंज हुआ। बिल्कुल, क्योंकि जम्मू में जिस तरह से भाजपा के ऑफिस में प्रोटेस्ट हुए, जिस तरह से जहाँ पर लोगों ने आके धरना दिया, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आज भी वहाँ पर आए हुए हैं, महिलाएं रामनगर से पहुंची हैं, क्योंकि वहाँ रामनगर में भी रमालो राम का नाम था कि उनको टिकट मिले। रामनगर में था, रामबन से भी महिलाएं आई थी, आज काफी इलाकों से महिलाएं आई थी जी। तो कहीं ना कहीं पर यह लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो कल का हंगामा हुआ है उसका असर आज भी देखने को मिलेगा। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मूव खेला कि मीडिया के लोगों को भी ऑफिस में नहीं आने दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होटल में शिफ्ट कर दी। तो अब जो स्थिति बनी हुई है, अब प्रोटेस्ट तो होंगे, विरोध के स्वर तो उठे। इतना ही नहीं, आज बीजेपी के बड़े नेता भी अपने नेताओं को नामांकन बनाने में व्यस्त रहे। आज रविंदर रैना सारा दिन रहे किश्तवाड़ में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह डोडा में थे, जुगल किशोर शर्मा भद्रवा में थे। तो जितने बड़े नेता हैं वो आज बाहर निकल गए कि कम से कम साथ में नामांकन भरवाते हैं और साथ में कम से कम मीडिया के सवालों से बचते हैं। तो आज हम केवल बीजेपी की बात नहीं करेंगे, आज हम बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी करेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान की भी करेंगे और साथ ही साथ एक सेपरेटिस्ट नेता शबीर अहमद शाह की भी करेंगे। सबसे पहले बीजेपी की एक और बात कर लेते हैं पवन जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है, वो ये है कि बीजेपी ने इस बार 7 से 8 आउटसाइडर्स को टिकट दी है जम्मू से, और ये आउटसाइडर्स जिसमें मुख्यतः नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 हैं, दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया। कांग्रेस से भी 2 हैं, मुर्तज़ा खान और श्यामलाल शर्मा, और एक तो अभी कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किए हैं जुल्फिकार अली चौधरी और उन्हें वो आए हैं अपनी पार्टी से, पीडीपी से अपनी पार्टी के रास्ते बीजेपी में आए हैं। तो ये आउटसाइडर्स कितना इंपैक्ट कर पाएंगे जीत के बाद, खासतौर पे जीत में, और जीत के बाद
फिर कम से कम अगर सरकार बनती है तो उसमें कितना कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों में आउटसाइडर लाए थे और उसका इम्पैक्ट उनको देखने को मिला था। बहुत सी सीटें वो हार गए थे। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जो 10 साल के बाद होने जा रहे हैं, जहां पर लोगों को उम्मीद थी, आप सपोज करिए कि अगर मैं रामगढ़ की बात करता हूं तो रामगढ़ में डॉक्टर मनियाल पार्टी के कैंडिडेट हैं, विरोध हुआ लेकिन फिर भी लिस्ट में नाम आ गया। वहाँ पर डॉक्टर पंकज हैं, वो जब विधानसभा आरक्षित नहीं थी, बनी भी नहीं थी रामगढ़, तब से वहाँ पर वो काम कर रहे हैं। आज आप उनको दरकिनार करते वहाँ डॉक्टर मनियाल को लाते हैं तो वहाँ भी विरोध होगा। श्यामलाल शर्मा कांग्रेस से आए हैं, कदावर नेता हैं, जम्मू नॉर्थ के भीतर हैं, वहाँ पर ओमी खजूरिया के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। आउटसाइडर को लेकर विरोध होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई जगह पर ऐसा भी इम्पैक्ट पड़ता है कि आउटसाइडर ही वहाँ पर सीट निकाल सकता है, क्योंकि आप श्यामलाल को हल्के में नहीं ले सकते हो, एक बड़े नेता हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं ऐसी उसमें, लेकिन इसमें एक चीज़ और थी कि भारतीय जनता पार्टी ने, वो शायद आपने पहले बोला था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लिस्ट में सिर्फ एक नाम, ये क्या क्लैरिकल मिस्टेक थी जहाँ कुछ और था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर तो ये क्लैरिकल मिस्टेक होती तो फिर तो कल इस सूची को रहने देते और ये कहते कि इसमें से एक नाम बदलना है। और या फिर अगर बीजेपी को ये लगता है कि जितनी उन्होंने सूची दी है वो सही है, तो और प्रधानमंत्री की उससे स्टैंप है, अगर प्रधानमंत्री जी की इज्जत रखने की बात थी तो कम से कम फिर ये सूची को रहने देते और जो विरोध हो रहा था होने देते। क्योंकि या तो आप विरोध के बावजूद चेंज करने वाले हैं तब तो अब ठीक है, जब हमने चेंज ही नहीं करनी है, सेम लानी है, तो फिर आप उसको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम सभी साथ साथ ही हैं, हम सभी एक हैं, पार्टी में कोई भी बगावत नहीं है। मगर जब चुनाव की कैंपेन होगी पवन जी, और जब चुनावों में वोट पड़ेंगे, तो जो अगर बगावत हुई तो वो सामने नजर आ जाती है, क्योंकि छोटे छोटे पोलिंग स्टेशनों से कहां से कौन सा वोट कहां जाता है वो पता चलता है। इस समय एक चीज और है, भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट तो दोबारा से निकाल दी, सिर्फ एक नाम चेंज किया है। बहुत से नेता ऐसे हैं, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को मास रेजिग्नेशन भी सहन करना पड़े, वो चाहे विधानसभा कोई भी हो, क्योंकि अंदर अंदर से जो विरोध के स्वर फूट रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लोगों में गुस्सा है, लोग चाहते हैं कि यार हमें काम किया था, हमारे नेताओं को टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन जैसा आपने पहले कहा कि हम एक और खबर आपको बता देते हैं, एक बड़ी खबर आज की, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही दीपक ने डिस्कस की है कि सेपरेटिस्ट लीडर जो है वो रिहा हुआ है, शबीर अहमद शाह। मनी लॉन्ड्रिंग उस केस में अंदर थे, टेरर केस उसके ऊपर काफ़ी पेंडिंग, काफ़ी समय से जेल के भीतर थे, अब वो वहाँ से रिलीज हो गए हैं। और 28 तारीख को इंजीनियर रशीद की भी बेल पे सुनवाई होनी है। तो मुझे लगता है कि सेपरेटिस्टों का बाहर आना कश्मीर में इंपैक्ट करेगा। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जमात को चुनाव क्यों लड़ेगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का आज पुलवामा से बहुत इंटरेस्टिंग बयान आया है। वो पुलवामा में अपने कैंडिडेट का नामांकन करवाने गए थे, वहां मीडिया से बात हुई तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, किसी ने पूछा कि जमात भी चुनाव लड़ रहा है, उन्होंने कहा अच्छी बात है, उनको भी पता चल जाएगा कि कैसे चुनाव लड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कटाक्ष किया उन्होंने। क्या उनको शक है कि जमात के लोग अगर जीत के आते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खतरा है? बिल्कुल, वहां पर जमात के लोग जितने भी जीत के आएंगे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए भी खतरा है। दोनों के अगेंस्ट जीत के आएंगे और कहीं ना कहीं आज पीडीपी को होगा, क्योंकि पीडीपी का अधिकांश कैडर जो पहले मुफ्ती मोहम्मद साइद के समय पर होता था वो हार्डकोर था, जमात से संबंधित थे। तो जमात के अगर लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, अब किस पार्टी को फायदा होगा वो बात की बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी छोटे छोटे लोग जीत के आएंगे ना, उनकी आस जो है वो दिल्ली में टिकी होगी कि दिल्ली में केंद्र सरकार है, उनके साथ अगर हाथ मिलाया तो हमारे लिए। देखिए, शबीर अहमद शाह पर बहुत सारे केस थे। 2017 में उनको ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी ने अगर उनको अरेस्ट किया था 2017 में, कई सारे केस चलते रहे, 7 साल तक उन्होंने कई बार बेल के लिए अप्लाई किया मगर नहीं मिली। आज दिल्ली कि एक कोर्ट ने उन्हें फाइनली बेल दे दी और बेल पर रिहा कर दिया। तो चुनावों के बीच ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर जो कहीं ना कहीं अब उस सेपरेटिज्म को छोड़ के सॉफ्ट सेपरेटिज्म पे आ चुके हैं, यानी कि वो मेन स्ट्रीम में भी आ सकते हैं, शायद चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर ये लोग चुनाव लड़ते हैं और ऐसे 10 से 12 लोग जीत के आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में ये लोग अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अगर इंजीनियर शीद ने जिस तरह से लोकसभा चुनावों में जीत अपनी हासिल की थी, तमाम विधानसभा में लीड ली थी, अगर इसी तरह से जमात और इंजीनियर शीद के लोग मिलके चुनाव के अंदर पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा और सरकार बनाने में हो सकता है कि भागीदारी के काबिल वो लोग 10 सीटें आ जाती हैं तो आप दावा ठोक सकते हो किसी भी पार्टी के साथ। तो ऐसा हो सकता है कि कश्मीर में सारे निर्दलीय मिलकर एक कोई फ्रंट बना लें।
जो कट्टरवादियों का एक गढ़ हो वो फ्रंट अगर बन गया तो आपको सरकार बनाने में वो लोग शामिल हो सकते हैं। पवन जी, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट पे आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर लिस्ट की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज 32 कैंडिडेट्स की अपनी सूची निकाल दी और एक चीज बहुत खास रही बात तो लगातार ये हो रही थी कि क्या बीजेपी अपने दिग्गजों को साइडलाइन करती है या फिर टिकट देती है, मगर इसी चीज पे गौर किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3-4 नए चेहरों के अलावा सभी पुराने नेताओं को टिकट दी। क्या वो अली मोहम्मद सागर हो, अब्दुल रहीम राथर हो, मुबारक गुल हो, सबको टिकट दी गई। नासिर असलम सोगामी हो, नज़ीर गुरेजी हो, सभी लोगों को उन्होंने वापस चुनाव मैदान में उतारा जो उनके पहले के 2-2, 3-3 और 5-5 बार के विधायक हैं। मगर एक और चीज बहुत खास रही जिसपे हम पवन जी से खास तौर पे जानेंगे कि पूरे देश में ये बात होती है कि आखिर परिवारवाद कब तक, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तो कटाक्ष लगातार बीजेपी करती है कि परिवारवाद कब तक चलेगा। शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला के शायद बेटे भी आगे पॉलिटिक्स में आएंगे। वही हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अली मोहम्मद सागर के बेटे को, अपने अभी अभी सांसद बने मियां अल्ताफ के रिश्तेदार को और ऐसे ही और 2 अपने सांसदों के अपने एमएलए के बेटों को भी टिकट दे दी। तो परिवारवाद को नेशनल कॉन्फ्रेंस धड़ल्ले से बढ़ा रही है कश्मीर में। बिल्कुल, जैसा अगर आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हो कि आप भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आपके भी अगर पिता वहाँ पर एमपी हैं तो बेटे विधायक के लड़ रहे हैं, तो वही स्थिति तो आपकी जम्मू कश्मीर में भी है। आपने किसको छोड़ा? आपने बाप को भी टिकट दी, बेटे को भी दे दी। हाँ, अली मोहम्मद सागर खुद भी लड़ रहे हैं, बेटा भी लड़ रहा है और वही स्थिति वहां पर 3 से 4 वो मंत्रियों के, पूर्व मंत्रियों के बेटे बिल्कुल वो भी लड़ रहे हैं। तो शफीउड़ी का बेटा लड़ रहा है, मियां अल्ताफ की फैमिली से अब टिकट। परिवारवाद वाला कोई सिस्टम अब नहीं है। लेकिन हाँ, इस पूरे चुनाव में मुझे जो एक वो चीज दिख रही है कि महिलाओं को मौका नहीं मिला है, बहुत कम। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक महिला को टिकट दी है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी स्कीना इटू को टिकट दी, लेकिन वो 33% वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, पीडीपी के अंदर महबूबा मुफ्ती ने अपनी बेटी को ला दिया है विजयवाड़ा से, लेकिन 33% का जो मामला था कि महिलाओं को मिलेगी, वो बड़ा मामला कहीं अटका ही रहा। अरे कांग्रेस तो लड़ी 33% रही है, इसलिए उन्होंने किसी महिला को आगे लाए। वो तो उनका तो छोड़ ही दीजिए। अच्छा, अब एक बात और है बहुत इंटरेस्टिंग पवन जी, जो आज देखने को मिला। आज धड़ल्ले से नॉमिनेशन भरे गए चिनाब वैली और साथ ही साथ साउथ कश्मीर से, और बड़े नेता सब टिकट भरवाने के लिए पहुंचे थे। उमर अब्दुल्ला पहलगाम, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पुलवामा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह डोडा, जुगल किशोर शर्मा भदरवा, रविंद्र रैना किश्तवाड़, ये सब अपने कैंडिडेट्स की टिकट भरवाने पहुंचे हुए थे। और बड़ी बात अब इसमें यह है कि बहुत सारी सीटों पर अब कांटे की टक्कर परिवारवाद वाली ही दिखने लगी है। बुद्धल से कंफर्म हो गया है कि मामा वांजे की टक्कर, सबसे पहले हमने आपको बताया था, वहां पर मामा जुल्फिकार अली चौधरी के सामने सगा भांजा जावेद चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। वहीं पर चाचा अपना गुलाम नबी आज़ाद ने अपने भतीजे नदीम शरीफ के खिलाफ भी भदरवा से शायद कैंडिडेट उतारना है। और अब देखना यह है कि खैर चाचा भतीजा जो जम्मू में थे, श्यामलाल शर्मा और सतीश शर्मा, उन्हें तो अलग अलग सीट पे टिकट मिल रही है, तो इसलिए आमना सामना होने का कोई चांस नहीं है। मगर कई जगह परिवार आमने सामने भी लड़ रहे हैं, इसका भी असर होता है पवन जी। हाँ, देखिए, मामा भांजा दोनों अगर बुद्धल में हैं, वहां एक ही जीतेगा मामा या भांजा, लेकिन वहां पर कांटे की टक्कर होगी। भांजा जो है वो मामे को कांटे की टक्कर देगा, क्योंकि जुल्फिकार पे ये चीज साबित हो चुकी है। पहले पीडीपी, फिर अपनी पार्टी और अब बीजेपी। और पिता उनके एनसी में होते थे। जावेद नया चेहरा है, और जावेद की वाइफ डीडीसी मेंबर है और ये वहीं पर रहते हैं। और खास बात यह है कि ये ऐसे घराने से जुड़े हुए हैं जो पढ़ा लिखा घराना है। एक बड़ा भाई जर्नलिस्ट है और वो भी इंटरनेशनली नोन है, और छोटा भाई आईएएस अफसर है। और इनके पिता का वहां पर बड़ा बहुत अच्छा रसूख था। उस इलाके में बहुत बुदलकंडी के इलाके में इनका परिवार का नाम जाना जाता है। वो इनको फायदा मिलेगा जावेद को इस इलेक्शन में। तो कुल मिलाकर आज दिन भर ढोल नगाड़ों का दिन रहा, क्योंकि नॉमिनेशन भी भरे जाते रहे, सीट्स भी अनाउंस हुई और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने अपनी फाइनल लिस्ट्स भी निकाल दी।
कई घरों पे डोल बजे और कई सारे जिन्हें टिकट्स नहीं मिली, कुछ मायूसी भी थी। अब देखना यह है कि कैंपेन शुरू हो चुकी है धड़ल्ले से, और ये कैंपेन कैसे आगे बढ़ती है। आने वाले दिनों में बहुत सारे स्टार कैंपेनर्स भी आपको जम्मू कश्मीर का दौरा करते हुए देखेंगे, जगह जगह रैलियां होंगी। कल हम आपको शाम की चुनावी चालीसा में खास तौर पे बताएंगे कौन कौन से नेता जम्मू कश्मीर का दौरा कब कर सकते हैं, और बाकी जो दिन भर होगा वो तो आप देखेंगे ही। चुनावी चालीसा को आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। हम इसमें कोशिश करेंगे कि आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा चाहे ज़रूर बताते रहें, उसके बारे में जानकारी ज़रूर देते रहें। मुझे और मेरे सीनियर सहयोगी पवन शर्मा जी और हमारे कैमरा टीम को इजाज़त दीजिए और लगातार देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स।